छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सेट नंबर 1 का 14 नंबर सवाल कि 14 नंबर सवाल में हमसे क्या पूछता है। तो 14 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको देखिए। एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, पहला नंबर ए में आपका दिया गया है काली है, बी में आपसे पूछा जा रहा है कि लाल है और सी में आपसे पूछा जा रहा है कि नीली है। मतलब लाल गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद आने की प्रायिकता और नीली गेंद आने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रायिकता वाले प्रश्न में हम कुल परिणाम को लिखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का जो सवाल है उसमें कुल परिणाम बराबर क्या होगा? कुल परिणाम हमारे पास होगा एक लाल गेंद, जितनी गेंदें होंगी वो सभी इसमें आएंगे। एक लाल गेंद है, 5 काली गेंद और 3 नीली गेंद है, 3 नीली गेंद। अब हम ये देखें कि कुल परिणाम क्या है। मतलब कुल परिणाम का मतलब कितने ऐसे गेंद हैं जो आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, कितने ऐसे गेंद हैं जो इस घटना में शामिल हैं। तो एक लाल गेंद, 5 काली गेंद और 3 नीली गेंद इस घटना में शामिल है। अब इसमें से कुल परिणामों की संख्या हमसे पूछा जाए, कुल परिणामों की संख्या बराबर, तो एक लाल और 5 काली, कुल मिलाकर के 6 और 3 नीली को जोड़ दिया जाए तो 5 3 8 और 1 9 जो होगा ये कुल परिणामों की संख्या होगा। यानी कुल परिणामों की संख्या हमको कितना मिल गया? 9 मिल गया। यदि कुल परिणामों की संख्या हमें 9 मिल गया तो अब संभावना क्या किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी संभावित परिणाम क्या क्या है वो अलग अलग प्रश्नों के आधार पर पता चलेगा। तो चलिए, प्रश्न संख्या ए में हमसे पूछा गया था क्या आने की प्रायिकता। प्रश्न संख्या ए में था काली गेंद आने की प्रायिकता। तो काली गेंद आने की प्रायिकता के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इस पूरे कुल परिणाम में कितने काली गेंदें थी। तो काली गेंदें कितनी है? 5 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो हमारा सबके लिए कुल परिणामों की संख्या होगा, ए के लिए भी कुल परिणामों की संख्या वही होगी। तो कुल परिणामों की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 9 और संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या। तो संभावना क्या किया जा रहा है कि काली गेंद आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। इसका मतलब काली गेंद कितनी है? 5 है। तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अब हमसे प्रायिकता पूछा है कौन सी? काली गेंद आने की प्रायिकता। तो हम लोग लिख सकते हैं काली गेंद आने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। यानी संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणामों की संख्या हमारे पास 5 है और कुल परिणामों की संख्या 9 है। तो यही 5/9 आपका सही उत्तर हुआ पहला पॉइंट का या फिर ए नंबर सवाल का। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर सवाल को। तो ये जो कुल परिणामों की संख्या है वो बी के लिए भी सेम होगा। तो बी के लिए हम लोग लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? 9 था तो 9 ही रहेगा। अब संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या। अब बी नंबर जो है उसमें किस तरह का सवाल पूछा गया है, कौन सा गेंद निकालने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो लाल गेंद हमारे पास कितना है? 1 है। तो संभावित परिणामों की संख्या 1 होगा, मतलब एक ही में से कोई निकलेगा। तो 1 है। अब हमसे पूछा गया है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो हम लोग लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणाम कितना है? 1 है और कुल परिणाम कितना है? 9। तो 1/9 आपका बी का उत्तर हो गया। अब इसी तरह से हमको सी का भी उत्तर देना है। तो सी के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम इसको मिटाएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सवाल नंबर सी के लिए भी कुल परिणामों की संख्या वही होगी। तो सी लिख करके और कुल परिणामों की संख्या 9 लिख लेंगे। अब लिखेंगे संभावित परिणामों की संख्या, संभावित
परिणामों की संख्या। तो सवाल के आधार पे हमको पता चलेगा कि किसकी संभावना की जा रही है, क्या चीज आने की संभावना के बारे में बात किया जा रहा है। तो थोड़ा सा देखेंगे, जो अगला सवाल है सी में, उसमें नीली गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो नीली गेंद हमारे पास कितनी है, 3, और इसी 3 में से कोई एक बाहर आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नीली गेंद आने की प्रायिकता, नीली गेंद आने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणामों की संख्या 3 है और कुल परिणामों की संख्या 9 है। तो 3/9 यानी इसको आप काट दीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 यानी 1/3 आपका सी का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि आपको लाइट के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, जहां तहां कुछ कम दिखाई दे रहा हो, तो उसको आप अपने मोबाइल में लाइट को कम करके और समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न में हमसे कहता है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन दिया गया है। हम सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। मान लीजिए ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, जिसका नाम हम दे सकते हैं AB। इसके बाद कहता है कि इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक केबल टावर भी है हमारे पास, ये केबल टावर है आपका। तो यहाँ पे बोला कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो दोनों के शिखर का उन्नयन कोण हमारे पास कितना दिया गया है, उन्नयन कोण हमारे पास दिया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री उन्नयन कोण हो गया। इसके बाद बोलता है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी इसके शिखर से उस केबल टावर के पाद का अवनमन कोण दिया गया है 45 डिग्री, यानी ये रहा आपका 45 डिग्री अवनमन कोण, और इन दोनों को आपस में मिलाया जा सकता है। तो जब ये 45 डिग्री हो गया ये वाला कोण, तो यहाँ से जब हम इसको जेड फॉर्म से देखते हैं तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए AB तो हमारा क्या हो गया, AB हमारा हो गया 7 मीटर, लेकिन यहाँ ये जो केबल टावर की ऊंचाई है वो हमारा कितना हो जाता है। अगर AB ये है तो इसको हम लोग CD मान सकते हैं, और CD के साथ यहाँ बीच में कट रहा है, इसीलिए हम लोग E नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद हम एक बात बताते हैं कि यदि हम क्या करें, यहाँ AB बराबर 7 मीटर दिया हुआ है, हमको केबल टावर की ऊंचाई चाहिए, यानी CD का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी समकोण कहाँ कहाँ बन रहा है, एक समकोण यहाँ बन रहा है और एक समकोण यहाँ बन रहा है, और दोनों के लिए भुजाएं भी हैं। यदि ये 7 मीटर है तो ये भी आपका कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। अब हम लोग दोनों समकोण त्रिभुज में चलेंगे, लेकिन उससे पहले गिवेन लिखना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग गिवेन लिखते हैं, जो दिया हुआ रहता है उसी को हम गिवेन के रूप में लिखते हैं। गिवेन में लिखेंगे माना कि क्या चीज, AB एक भवन है जिसकी लंबाई 7 मीटर है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया था पुनः माना कि, दोबारा मान लेते हैं हम लोग, CD एक केबल टावर है, जिसके शिखर एवं पाद का उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री है और अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। अब जो दोनों समकोण हमको दिख रहा है उस दोनों समकोण में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। तो चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में क्या होगा, ये हमारा लंब है और ये हमको BD चाहिए। तो लंब और आधार जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता होगा उसको लेकर के चलेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ हम ले लेंगे
tan थीटा बराबर लंब हमारा हो जाएगा AB बटा BD। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BD। अब चलिए tan थीटा के स्थान पे कितना है, तो जो इसका अवनमन कोण था वही जेड फॉर्म के रूप में यहाँ थीटा के जगह पे आ गया है और वो है हमारे पास 45 डिग्री बराबर AB का वैल्यू हमारे पास 7 है और BD का वैल्यू नहीं है, यही हमको ज्ञात करना है। तो चलिए tan 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर 7 बटा BD। अब BD से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD होगा और बराबर 7 1 जा 7, यानी BD का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज CAE में चलेंगे। अब क्यों, क्योंकि हमको तो ये 7 मिल गया है, लेकिन ये वाला यदि हमको मिल जाता लंबाई तो ये दोनों को जोड़ देते तो केबल टावर की ऊंचाई मिल जाता। तो इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो ये BD है वो किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर होंगे। तो जब BD AE के समानांतर होगा तो BD हमको मिल गया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए BD बराबर AE बराबर कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर मिल गया, या फिर 7 मीटर होगा तो 7 मीटर मिल गया। अब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज दूसरका में, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, CAE में। तो इसमें भी ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब और आधार के आधार पर हम लोग tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यहाँ लंब क्या है, CE है, और आधार, तो आधार हमारे पास AE है। चलिए CE और AE हो गया। tan थीटा, तो tan थीटा के स्थान पे कितना लेना है हमको, थीटा के स्थान पर लेना है 60 डिग्री बराबर CE हमारे पास कितना है, नहीं है, उसी को निकालना है, तो CE रहने देना है बटा AE का वैल्यू हमारे पास देखिए, AE का वैल्यू 7 है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 7। अब tan 60 डिग्री का मान होता क्या है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1, या फिर 1 नहीं भी लिखिएगा तो √3 होता है। CE बटा क्या हो जाएगा 7। जब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, हल करते हैं, तो हल करने के बाद त्रिज्या गुना करेंगे तो CE का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग अब CE का वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं CE बराबर, CE से 1 में गुना किया CE आ गया, जब 7 से √3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 7√3। तो हमारे पास CE का वैल्यू भी निकल गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ DE और CE दोनों का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बल्कि इसी लिख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो CD यानी केबल टावर की लंबाई मिल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं अब केबल टावर की ऊंचाई क्या है, CD, और CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो भाग में तोड़ करके लिख सकते हैं। कैसे, CD जो है उसको लिख सकते हैं CE प्लस DE, या ED भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CE का वैल्यू हमारे पास है कितना, 7√3 प्लस, और DE का वैल्यू भी हमारे पास है कितना, 7, तो यहाँ लिख लीजिए 7। इसी में दोनों में आप देख रहे हैं कि 7 कॉमन हो रहा है, तो 7 को कॉमन कर लीजिए, बचेगा √3 और प्लस में 1, और यही मीटर में आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्यादा देर तक बना करके आप देखिए और बार बार रिवीजन कीजिए, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, 16 नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या दी हुई है। मान लीजिए ये एक खिलौना है और ये शंकु के आकार का है, और इसकी त्रिज्या दी हुई है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या है वो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। आगे कहता है शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये जो शंकु है वो इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है, मतलब इसी अर्धगोले के ऊपर पड़ा हुआ है। चलिए इतना तो क्लियर होगा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी टोटल ऊंचाई दिया गया है यहाँ से लेकर के
यहाँ तक का, यानी ये टोटल ऊंचाई इसका दिया गया है, कितना दे दिया गया है, तो टोटल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमको इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, ये त्रिज्या यदि हमारा 3.5 दिया है तो ये त्रिज्या भी कितना होगा, 3.5 ही होगा। इतना तो क्लियर है। यानी शंकु का वक्र, सॉरी शंकु का यदि ये क्या बोलते हैं त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया है तो इस गोले की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5। साथ ही साथ दोनों का हाइट दिया हुआ है 15.5, तो इस जो शंकु है उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो जब हम इस 15.5 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो इस शंकु का ऊंचाई पता चल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं गिवन में। गिवन का मतलब दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहले शंकु के लिए, शंकु के लिए क्या क्या दिया गया है उसको देखते हैं। सॉरी, शंकु के लिए क्या क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले शंकु के लिए त्रिज्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, त्रिज्या r बराबर दिया गया था 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या तो हमको मिल गया, और शंकु के लिए कुछ चाहिए था, तो जी h बराबर, यानी ऊंचाई अगर हम निकालना चाहें तो ऊंचाई h बराबर क्या होगा, तो ऊंचाई देखिएगा, टोटल ऊंचाई दिया है खिलौने का 15.5, तो माइनस कर देंगे यहाँ से इस खिलौने का, यानी जो गोलाकार है अर्ध गोलाकार, उसकी त्रिज्या को घटा दिया जाए 3.5, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, इस शंकु का ऊंचाई कहलाएगा। तो शंकु का ऊंचाई के लिए इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ऊंचाई तो मिल गया। अब बताइए कि इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है वो छुपा हुआ है, अर्धगोला का भी वो जो चपटा वाला भाग होता है वो छिपा हुआ है, इसीलिए दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके और हमको जोड़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई हमारे पास मान तो हो जाएगा 22/7, पाई आर, आर चाहिए तो आर दिया हुआ है, और एल नहीं दिया हुआ है तो हम एल निकालने का प्रयास करते हैं। ऊंचाई हमारे पास है, इस शंकु का हम लोग एल निकालते हैं। तो एल बराबर सूत्र होता है, एल बराबर जो है वो सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, सॉरी छोटा वाला आर लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो चलिए आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 3.5, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस एच का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, अंडर रूट, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि कहीं अंत में 5 हो उसका स्क्वायर करना हो तो 35 का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका 12/25, क्योंकि 3 से 1 बढ़ करके गुना किया जाता है, 3 चौका 12 और 25, इस 5 के लिए 25 लिखते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, प्लस 12 144 होता है, 144 लिख लेंगे। फिर अंडर रूट, दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 होगा, और 1 और दशमलव में 25 आ जाएगा। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, कितना, 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए ऐसा समझिए कि आखिर ये 25 तो 5 का हो जाएगा, बाकी बच गया हमारे पास 156। तो 156 किन दो लगातार संख्याओं का गुणनफल होता है। तो थोड़ा सा गौर करें, यदि हम 12 गुने 12 करते हैं तो 144 आता है, यानी 12 गुने 13 हो सकता है। तो 13 से गुना करके देखिए, जब हम 12 में 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, और 13 एकम 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, 156 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 12 का है, यानी ऐसे हम बोल सकते हैं 12.5। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि 12 और 13 को लगातार गुना करेंगे तो आ जाएगा 156, और ये 5 के लिए 25 आ जाएगा, यानी 156.25 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। एल हमारे पास आ गया, यानी एल हम निकाल चुके हैं। अब हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं, अब जो चाहिए था सब हो गया। अब जो बचा हुआ है वो हमको क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई का वैल्यू या पाई का मान हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, 22/7 लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे निकालते हैं खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे पास सब चीज मिल गया। शंकु के लिए हो गया, अर्धगोला के लिए आप लिख लें, अगर लिखना हो तो सिर्फ इसमें त्रिज्या का जरूरत है तो लिख लेंगे हम लोग अर्धगोले के लिए क्या चीज, त्रिज्या। तो जो त्रिज्या शंकु का था वही त्रिज्या इसका भी होगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं खिलौने का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल, और वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों का सूत्र लिखिए। तो दोनों का सूत्र जब लिखेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और गोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई दोनों में है, उसमें से कॉमन कर लीजिए, और दोनों में आर भी था तो उसको भी आप कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए पाई को हम लोग यानी 22/7 को कॉमन कर लेते हैं, और कितना, दोनों में आर सेम है, तो दोनों में जब आर सेम होगा तो उसमें से एक आर को हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो एक आर को निकालेंगे तो 3.5 निकल जाएगा, इसमें एल बच जाएगा। तो एल हमारे पास कितना था, अभी तुरंत हम लोग एल निकाले हैं 12.5, तो यहाँ लिख लीजिए 12.5, क्योंकि इसको बाहर हम नहीं निकाल पाए हैं। फिर प्लस यहाँ पे एक आर तो कॉमन के रूप में निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि दोनों 3.5 था, यानी शंकु का भी त्रिज्या 3.5 था और गोले का भी या अर्धगोले का भी त्रिज्या 3.5 था, इसलिए हम कॉमन किए। अगर अलग अलग होता तो हम कॉमन नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास एक त्रिज्या बच जा रहा है जो 3.5 था, रहने देंगे। जब हम 7 से इसमें भाग देते हैं तो 7 पचे 35, 0.5 बार में कटता है। जब हम 22 पचे गुना करते हैं तो 22 पचे होता है 110, और एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये दशमलव हमारा या जीरो हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद गुना का चिन्ह देंगे और दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 5 10 का जीरो हमारे पास कितना आएगा, 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, और यहाँ 1 है तो 1 रहेगा, यानी दशमलव के बाद जीरो को भी हम हटा सकते हैं। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 11 से 6 में गुना करेंगे तो 11 6 66 का 6 हासिल 6, 11 एकम 11 और 6 17, और यही सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर होगा। यानी इस पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो को लेकर के हम आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।